मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेहनत करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। उसी मेहनत का फल है कि मतलब जो मुझे कार्य सौंपा गया उसको मैं बखूबी कर पाया हूँ। हमारे राजनीतिक लोग हैं, उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा होती है। उनको हर 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अगली बार फिर से आने के लिए उनको और मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारी कर्मचारी तो एक बार मेहनत किया और नौकरी पा लिया। राजनीति उतना आसान काम नहीं है। देखिए, मैं जब खेती करता था तो उस समय मेरे पास 65 गाय थी। गौ सेवा मुझे तभी से बचपन से ही मिली हुई। एक गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने हमें भेजा था और वहाँ ग्रामीणों से आमना सामना हो गया। आमने सामने गोली चली, एक वो और एक बार जब हमने बनगुलपुरा का अतिक्रमण एक बार हटाया था, एक वो। 2 बार बिल्कुल सामने गोली चलना, आगजनी होना और सब चीज़ सामान्य हो जाना। हमारी काम है व्यवस्था को बनाना। अगर हमने उसको ईगो बना लिया तो फिर हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, साथ साथ हम ऐसी अव्यवस्था दे जाएंगे जो ताउम्र आपको जो है कठिनाई देगी, आपको दर्द देगी, आपको तो दे ही देगी और आगे समाज को भी देगी और आपकी नौकरी में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी पैदा करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी दर्शकों का आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को एक ऐसी सक्सेस से रूबरू कराने वाले हैं। आपने लोकप्रिय नेता का तो नाम जरूर सुना होगा, लेकिन लोकप्रिय अधिकारी से आज आपको रूबरू कराएंगे। हमारे बीच में आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में पूरे उत्तराखंड के लोकप्रिय अधिकारी, पूर्व कई पदों पर रहे हुए एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तमाम तहसीलदार, तमाम कई पदों पर रहे हुए, और जिस भी पद पे रहे आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से उस पद की गरिमा को बनाए रखा। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड पूर्व एडीएम सर हरबीर सर से। आपका स्वागत है आपकी गूंज नमस्कार, पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू। आपने हमें इस लायक समझा कि और अपने चैनल में मुझे एक अवसर दिया यहाँ बैठने का। सर, आज हम आपसे जानेंगे, बहुत सारे बिंदुओं पर आपसे बात करनी है, क्योंकि प्रशासनिक बड़े पदों पे आप रहे हैं और आप जिस भी शहर में रहे वहां पर आपको भरपूर प्यार मिला है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में अगर कहें हम बात, अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं, अगर आप वहां से लड़ते हैं, आप चाहे मेयर पद पे लड़ें, विधायक पे लड़ें, किसी भी पद पे आप लड़ें, एक तरफा लोग मानते हैं कि आपकी जीत होगी। तो ये जो प्यार जनता के बीच में आपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनाया, इसके पीछे क्या आपकी रणनीति रही, क्या त्याग रहा? क्योंकि ये पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपकी जो जर्नी रही, आज आप 2023 में रिटायर्ड हो चुके हैं। आपने पूरे उत्तराखंड ही नहीं, क्योंकि यूपी के समय से आप अधिकारी रहे, कई राज्यों में, कई जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आज आपको वो अनुभव मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को पता लगे और एक प्रेरणा मिली के रूप में युवाओं के लिए आपने काम करा है। तो ये पूरा कार्यकाल कैसा रहा आपका? ये सबसे पहले तो इतना आसान नहीं जितनी जल्दी से आपने कह दिया कि मैं हल्द्वानी से इलेक्शन लड़ जाऊं और मैं एक तरफा जीत जाऊंगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई फील्ड हो, राजनीति का हो, प्रशासनिक सेवाएं हो या जीवन का ही हो। जीवन एक संघर्ष भरा एक हमारा फील्ड है। चाहे आप मजदूर ले लें, आप कारपेंटर ले लें, चाहे साइकिल वाला ले लें, चाहे हमारी अन्य सेवाओं से जुड़े हों, चाहे हमारे फौजी भाई हों, फौजी अफसर हों। हमारे देश में विभिन्न हमारी सेवाएं हैं। लोक सेवा है, चाहे वो लोक सेवक के रूप में आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं या आप राजनीति में जाके देश की सेवा में या जनता की सेवा में आप अपने आप को लगा लें। वो आपका प्रारब्ध है कि वो आपको कहाँ ले जाके खड़ा करता है। रही बात मेरी जीवन की शुरुआत की, तो मैं एक छोटा सा गांव है रामेश्वरपुर, वहाँ पे हम लोग आके बसे थे पार्टीशन के बाद। और उस समय जंगल को आबाद किया गया। पिताजी वगैरह जो भी हमारे पारिवारिक जो हमारे बुजुर्ग रहे, उन्होंने उन जंगलों को काट के, जो उस समय अनुमति प्राप्त की गई थी, उसमें जोंक, बिच्छू, सांप, हाथी और चीते तमाम हुआ करते थे। बहुत बीमारियां फैलती थी। इतना आसान नहीं था उनका उस समय का सफ़र। लेकिन आज आप तराई को देखते हैं, करोड़ों रुपए की वो ज़मीनें जो हैं वो सोना उगलती हैं। आज देखिए बगल में 15 का फार्म है।
जब ज़मीनें मिली तो उसके बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ से फिर हम लोगों को ट्रैक्टर और खाद बीज, ट्रैक्टर जो उस समय जो है इंग्लैंड से और रशिया से आया करते थे, तो वो किसानों को उपलब्ध कराए गए, जिससे आज हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। पिताजी ने गांव से ही मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई, उसके बाद झा कॉलेज है हमारा रुद्रपुर में, फिर भगत सिंह कॉलेज से मैंने एमए किया 84 में। 84 में ही मेरा सिलेक्शन नैनीताल बैंक में हो गया। अरे वाह। और 97 तक मेरी जो है वो जर्नी चली नैनीताल बैंक की। उसके बाद मैं नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुआ, मुजफ्फरनगर मुझे तैनाती मिली। उसके बाद मवाना, मेरठ, नजीबाबाद। 2005 में फाइनल जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 प्रदेशों का, उत्तराखंड जब हमारा नया प्रदेश बना, तो उसमें चूँकि मैं इस प्रदेश का रहने वाला था, उसमें फाइनल आवंटन में जो जिस प्रदेश का निवासी है वहीं अपनी सेवाएं देगा। उसके तहत मैं लाल कुआं में नायब तहसीलदार बनाया गया और वहाँ पे मेरी जर्नी फिर से प्रारंभ हुई। और वहाँ से मैं हल्द्वानी आपके सामने तहसीलदार बना। वहाँ से फिर मैं एसडीएम बन के बागेश्वर गया। वहाँ से फिर एक टर्न हुआ ज़िंदगी का, और कुंभ मेला 2010 जो होना था उसके लिए मुझे डिप्टी मेला ऑफिसर के रूप में चयनित किया गया। तो वहाँ हमारे उस समय जिस समय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं श्री आनंद वर्धन जी, वो हमारे मेलाधिकारी हुआ करते थे। मेले का अनुभव मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट रहा। लोगों को मैं एक अपनी पहचान दिखा पाया, मुझे अवसर मिला कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। अखाड़ा समन्वय मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, अखाड़ों से समन्वय करना, और जो कि एक बहुत बड़ा काम होता है। ज़रा सी भी चूक आपकी जो है विभिन्न अखाड़ों में मतलब गलतफहमियाँ पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो शाही स्नान हो या उनकी पेशवाइयाँ, जब तो उनको नया नाम दे दिया गया है कि शोभा यात्रा, न नगर प्रवेश कह दिया गया है, पहले उसको पेशवाई नाम दिया गया था। जब पिछले हमारा जो कुंभ हुआ है इलाहाबाद में, वहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, उनके द्वारा उनको जो है नगर प्रवेश का नाम फिर से दिया गया है। धर्म ध्वजा का लिया जाना, और फिर विभिन्न हमारे शाही स्नान और उसका समापन, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक हमारा टास्क था। और तत्समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे अधिकारी जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनको ताम्रपत्र दिया गया, उनमें से मैं भी एक था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर एसडीएम वहीं हरिद्वार, एसडीएम हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, म्यूनसिपल कमिश्नर हल्द्वानी, एडीएम नैनीताल, प्राधिकरण में सचिव, फिर से एडीएम देहरादून, फिर कुंभ मेला 2019 में जो हमारे फिर नए मेलाधिकारी बने श्री दीपक राव सर, उन्होंने पर मुझसे बात किया कि हरवीर क्या तुम मेले में फिर से आना चाहोगे? मैंने कहा ज़रूर, गंगा की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। फिर 2019 के बाद मेले की तैयारियां प्रारंभ हुई। बड़ा एक दुर्भाग्य रहा कि कोविड का आ जाना, लेकिन हमारी सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, फिर तीरथ सिंह रावत सर रहे, फिर श्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में श्री धामी जी हैं वो रहे। आपदा में भी उस मेले को करा के ले जाना बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही, बिना किसी दिक्कत के। लोगों ने बहुत फैलाया कि इससे जो है बीमारियां फैल जाएंगी, स्नान से फैल जाएगा बहुत स्नान के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि थोड़ा सा आप उसको जो है थोड़ा सा आप उसको समेटते हुए करें, ताकि इस तरह की कोई गलतफहमी या इस तरह का मैसेज संदेश न जाने पाए। तो मेले को बहुत बहुत अच्छे से कराया गया। वो मेला भी एक ऐतिहासिक मेला हमेशा जो है, बिना किसी घटना के, बिना किसी दुर्घटना के उस मेले को करा के ले जाना, मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूँ और दीपक राव सर को बधाई देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में। और जो हमारे उस समय डीआईजी कुंभ रहे, हमारे जो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं संजय गुंजियाल सर, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और उस समय के जो स्वास्थ्य के हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, और उस समय हमारे जो इस समय वीसी हैं प्राधिकरण हरिद्वार में, उनके वो प्रभारी थे जो हमारे कोविड के हैं। हॉस्पिटल बना के रखना, लोगों को, डॉक्टरों को तैयार रखना, बिना कोई वहाँ
किसी दुर्घटना घटना के, और इस बीमारी में अपने आप को स्थापित करना मेले को एक आसान काम नहीं बड़ी था। बात। पूरी टीम को मैं फिर से बधाई देता हूँ। बहुत सर, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने भाई, 2 बार आप कुंभ मेला में भी आपका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और आपने सक्सेसफुल उस जिम्मेदारी को निभाया। आज हम बात करते हैं, बात कुंभ की नहीं करें, हम बात करें, हमने जो देखा है इस उत्तराखंड बने लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं। जब जब सीएम कोई भी रहे हों, सरकारें किसी की भी रही हों, जब जब कहीं भी कोई बड़ी जिम्मेदारी की अगर बात करें किसी ऐसे अधिकारी को जो कोई अगर जहाँ पर हर कोई नहीं चल पा रहा, या वो केस सॉल्व नहीं हो पा रहा, या जनता की सहायता की बात करें, तमाम हम केदारनाथ धाम की भी बात करें, एक बार आपदा आई थी उस समय भी आप ही का नाम सबसे आगे, आप चाहे कहीं भी किसी भी जिले में हो, लेकिन तुरंत आपको सबसे फर्स्ट पंक्ति में आपको भेजा जाता था। तो ये जो पहली पसंद आप उस समय सरकार की रहते थे, तो ये पसंद बनने के पीछे जो है कितनी मेहनत लगती है, क्या त्याग होता है सर? देखिए, ये पसंद और नापसंद की बात नहीं होती है, ये तो एक आपकी जो कार्यशैली है वो आपको मतलब स्थापित करती है कि आप किस तरह का आगे आके काम करते हैं। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। मैं उस समय एडीएम नैनीताल था और डीएम साहब हमारे श्री सुमन साहब थे। धुमाकोट के आसपास एक बस गिर गई थी और उसमें लगभग 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और डीएम साहब ने कहा कि कौन जाएगा, तो सहसा मेरे मुंह से निकला कि मैं जाऊंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पहले पहुंचने वाला मैं अधिकारी था। हल्द्वानी से चल के धुमाकोट के आसपास पहुंचना आसान काम नहीं था, दूर है। वहाँ सारी जितनी हैं डेड बॉडीज़ को निकालना, वहीं मौके पे उनका पोस्टमार्टम कराना। हमारे पूरे ज़िले का फोर्स गया हुआ था उस समय, एडिशनल एसपी और मैं एडीएम के तौर पे गया था। उस घटना पे कई लोग बाहर के आए हुए थे जो पहाड़ में घूमने के लिए आए हुए थे अपने यारी दोस्ती में, और उनको समय से उनके घर पे पहुंचाना ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो इससे एक बार नैनीताल में एक सड़क टूट गई थी, तो बड़े बड़े ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये सड़क हम नहीं बना पाएंगे। मात्र एक नल लगाने वाला मिस्त्री, उसको हमने तैयार किया। एक जीत सिंह सरदार जी थे आपके रुद्रपुर के, उन्होंने हमारा साथ दिया और उस सड़क को, चूँकि माननीय हमारे उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, क्योंकि नैनीताल एक हमारा टूरिस्ट प्लेस है और गर्मी में आपको पता ही है कि बरसात भी उधर वर्षा काल में ही ज़्यादा वर्षा होती है और उसी समय लोग आना जाना भी ज़्यादा रहता है। उस सड़क को हमने 3-4 दिन में ही बड़ी कड़ी मेहनत से दिन रात करके एक बनाया, उसको ठीक किया और यातायात के लिए उसको सुचारू किया। तो इसलिए आपको आगे तो आना ही पड़ेगा, आपका जो है विज़न क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और अधिकारी सारे अच्छे होते हैं, हर अधिकारी काम करना चाहता है, और कुछ अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, वो परिवार में भी होते हैं, वो सरकार में भी होते हैं, वो अधिकारियों में भी होते हैं, वो कर्मचारियों में भी होते हैं, वो सब जगह होते हैं। देखिए, आपने बात बोली कार्यशैली की, आदमी पसंद उसी को करता है जो अपनी कार्यशैली से एक जगह बनाता है जनता के बीच में, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जनता के लिए चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उन्हीं की सेवा के लिए चुन के आदमी भेजता है। आज हमने कई बार देखा है, जब कभी बरसातों के टाइम में हमने बहुत बार ऐसा नोट करा है कि आपको अगर आवश्यकता पड़ने पर आप खुद बड़े से बड़े नाले में आप खुद उतर जाते हैं सफाई के लिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का इस जीरो ग्राउंड पे वर्किंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। उससे मनोबल भी मिलता है, एक जनता को भी लगता है कि यार हमारे लिए कोई लड़ रहा है, हमारे लिए है हकीकत में। लेकिन आज के अधिकारी की बात करें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, हम सभी की बात तो नहीं करेंगे, अपने ऑफिस से बाहर निकलने में उनको बहुत दिक्कत होती है। आपसे कोई भी इजिली कभी भी टास्क, कभी भी फोन 24 घंटे आपको फोन पे आप उसके अवेलेबल रहते थे। तो ये एक बार की बात, 2 बार की बात नहीं, आप तो पूरे कार्यकाल में ऐसे जनता के बीच में आप रहे हैं, इजी अप्रोच कहें हम जनता की। और अधिकारी सरकार तो आपको इसीलिए तुरंत आपका नाम आगे करती थी और जनता भी आपको पहले प्राथमिकता आपकी रहती थी। तो ये ग्राउंड पे जो वर्किंग हमेशा से आप रहे पूरे कार्यकाल में, मुझे लगता है जितना साल हमने देखा और उन्होंने भी देखा, तो इतने लंबे टाइम तक ये जो त्याग भावना है, ये त्याग भावना कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं उस कौम से हूँ जिसमें सेवा भावना का एक जो है वो उसमें घुट्टी सी रहती है और ब्लड में घुस गई है हमारे। तो सेवा जो है वो एक
गुरु नानक देव जी का एक प्रताप है हमारी कौम पे, वो सेवा भावना ही है कि अगर चाहे वो हल्द्वानी रहा हो, चाहे देहरादून रहा हो, क्योंकि हमारे प्रदेश में बारिश काफ़ी होती है, चाहे नाला हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे बरसात हो, नदी उफनाई हो, शेर नाला आपको पता ही है आपके, अक्सर जो हमारे चोरगलिया रोड पे है वहाँ ड्यूटी लगती थी। दूसरा, मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेहनत करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। बचपन में ही गाय चुगाना, खेतों में चिड़िया उगाना, तोते उड़ाना, कौवे भगाना, ये सब बचपन से ही मेहनत करना जो है सिखाया गया। उसी मेहनत का फल है कि मतलब मैं उस जो मुझे कार्य सौंपा गया उसको मैं बखूबी कर पाया हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग याद करते हैं तो ठीक लगता है। आपसे सर एक बात जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल में तो गुटबाजी होती है, टांग खिंचाई रहती है, सब रहती है, क्या आप हम प्रशासनिक उसमें बात करें, क्या वहां भी ये चीज को फेस करने को मिलता है? हाँ, क्यों नहीं, ये देखिए प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो चाहे वो अधिकारी हो, आप परिवार में देख लीजिए, देवरानी जेठानी में देख लीजिए, भाई भाई में देख लीजिए, और भाई भाई में रहता ही है, और पूरे बिरादरी में। हमारे यहाँ तो एक पंजाबी में कहावत है, शरीका। तो ये जो हमारे जो नौकरी पेशे में जो अधिकारी हो, कर्मचारी, ये भी एक शरीका ही होता है एक तरह से। टांग खिंचाई, एक दूसरे की बुराई, और वो एक दूसरे को खींचना, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि चुने हुए, क्योंकि नौकरी एक मेहनत के बाद, एक कंपटीशन के बाद उनको प्राप्त होती है। अच्छा, वो तो एक बार नौकरी पा जाता है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा होती है। उनको हर 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अगली बार फिर से आने के लिए उनको और मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारी कर्मचारी तो एक बार मेहनत किया और नौकरी पा लिया। राजनीति उतना आसान काम नहीं है। ठीक है कि वहाँ भी टांग खींचते हैं, टांग यहाँ भी खींचते हैं, टांग परिवार में भी खींचते हैं, लेकिन अगर आप व्यवहारिक हैं, व्यवहार कुशल हैं, आपका विजन क्लियर है, कोई आपकी कितनी ही टांग खींचे, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। आज हमारे बीच में उत्तराखंड की बहुत बड़ी नेता थी स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, उनकी, और आज वर्तमान में जो हमारे कमिश्नर है कुमाऊं के दीपक रावत जी, उनकी आप पहली पसंद में आते थे कि भाई किसी भी काम के लिए बात करें, कहीं भी कुछ हो रहा है तो हरवीर जी को आप बुलाइए। तो आप दोनों की आज, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं, क्या अभी भी आपको कभी मन में आता है कि यार अगर कोई काम मिलता है तो वो तुरंत, जो जैसे आर्मी वाले कहते हैं कि हम भाई रिटायर होने के बाद भी हाजिर हैं, तो क्या आज भी हरवीर जी हाजिर हैं जन सेवा के लिए? देखिए, हम लोग भी एक तरह से फौजी हैं, वो सीमा पे अपना कार्य करते हैं और हम लोग देश में अपना काम करते हैं। आज भी तैयार हैं, अगर अवसर कोई मिलेगा। अभी भी मेरा कार्यकाल गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो मैंने उस कार्य को बखूबी से किया है। और जहाँ तक बात है दीपक राव सर की, तो वो इस प्रदेश की धरोहर हैं। उन्होंने इस प्रदेश को बताया है कि कमिश्नर क्या होता है। वो आज भी जनता के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह हमारे प्रदेश की सेवा करते रहें। उनके जैसे अधिकारी विरले ही हैं इस प्रदेश में, इस देश। लोगों को सीखना चाहिए। आप सर सिख समुदाय से हैं, हमने देखा है आपके कार्यकाल में आपने किसी भी धर्म का कोई आयोजन हो या जब जब आवश्यकता पड़ी हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो या अदर कोई भी समुदाय रहे हो, आप उसके लिए एक बिल्कुल कहें कि धार बन के खड़े रहो, जब जब आवश्यकता पड़ी हो आप खड़े रहे हो। तो ये जो आपके अंदर एक अपनी सोच है, क्योंकि हमने खुद भी देखा कि आप दूसरे धर्मों तक के बड़े बड़े आयोजनों के भी आपने उद्घाटन करे हैं, और आपको हर धर्म वाला बहुत प्यार करता है। तो ये जो आपने लोगों में विश्वास जीता, एक अपने काम से अधिकारियों का और सरकार का विश्वास जीतना अलग होता है। जहां बात धर्म की आ जाती है वहां पर बहुत सोच समझ के हर काम करना पड़ता है। आपने हरिद्वार में भी हमने देखा, आपने भगवान परशुराम चौक के भी आपने खुद खड़े होकर के, जहां इतना विरोध था वहां पर आपने बनवाया, ऐसे तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जो धर्म की भावना, सबको साथ लेके चलना, सबके दिलों में जगह बनाना, इसके पीछे सर जानना चाहिए। सबसे पहले तो अधीर भाई की बात करता हूँ, जो हमारे हरिद्वार वाला अपने हमारे जो
माननीय परशुराम जी हैं, हाँ, उनका जो चौक बन रहा था, उन्होंने कहा था कि हमें उनके साथ उनका फरसा भी चाहिए। तो उनके कौन सी बड़ी बात है, वो वैसे ही, वो जैसे अंग वस्त्र होता है, वो उनका एक अंग वस्त्र ही। उनका एक अंग वस्त्र ही था एक तरह से। हाँ बिल्कुल। वो फरसा लिए रहते थे। तो मैंने कहा लगाइए फरसा, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है। तो छोटी सी बात है, निर्णय लेने की एक जो है आपकी क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने का आपको उस समय जल्दी से निर्णय लेना होता है। और रही बात जो धार्मिक है, वो तो सभी धर्मों का ये है कि सभी धर्म एक समान हैं और सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। और जितने भी आयोजन जहाँ जहाँ लोगों को लगा कि मैं उनके किसी काम आ सकता हूँ, जिसने भी बुलाया या नहीं भी बुलाया और उन्होंने हमसे कुछ सहयोग मांगा, तो हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है, जिस लायक भी उस समय हम थे। सर ऐसा कौन से शहर है, ऐसा कौन से शहर के लोग हैं, वैसे तो आपके लिए पूरा सब जगह जहाँ जा रहे होंगे सभी आपको अच्छा ही मानते होंगे, लेकिन एक शहर ऐसा कौन सा जिसको आप बहुत मिस करते हैं कि यार मुझे वहां पर जाने का मौका मिला, क्योंकि यादें होती हैं और आदमी जब इतना लंबा टाइम कार्यकाल अपना रहता है तो कई यादों को संजोता है। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको आप मिस करते हैं वहाँ के लोगों को? देखिए, चूँकि मैं हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा रहा हूँ और मेरी नौकरी की शुरुआत भी नैनीताल और हल्द्वानी परगने से हुई है और नैनीताल जनपद से हुई है। वहाँ मैं नायब तहसीलदार से लेके और हमारे डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट तक मैं रहा। लगभग 14 पोस्ट मैंने वहाँ अवेल की हैं और लगभग 14 ही साल मैंने वहाँ सेवाएं दी हैं। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से लगाव होना स्वाभाविक है और वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया है। लोग हमारी बात मानते भी बहुत थे। रामलीला में भी 2 बार मैंने, एक बार दशरथ और एक अरे वाह, राजा अब जनक फिर तो रामलीला आ रही है। का रोल किया है मैंने। तो वहाँ का प्यार ही था, वरना मैं कभी स्टेज पे मैंने चढ़ के भी नहीं देखा। और हल्द्वानी निश्चित रूप से मुझे हमेशा याद रहेगा। सर कई बार बीच में ऐसी खबर कहें, अफवाह कहें या जो भी कहें, हो सकता है वो सच भी हो, कई बार जैसे बिग ब्रेकिंग होती है या सूत्रों के हवाले से बात करें, क्या ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है कि 2027 में हरवीर जी एक नई पारी खेलने जा रहे हैं, कैसा है? ये तो मेरा प्रारब्ध है, मुझे जहाँ ले जाएगा मैं जाऊँगा अभी, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे सितारे बोलते होंगे और कुछ कहते होंगे तो तो अवसर मिला तो देखते हैं, लेकिन अभी तो मेरा कोई विचार नहीं। ये तो नेताओं वाली बात बोल दी, इसका मतलब आप परिपक्व नेता भी बन गए। नेता भी ऐसे बोलता है कि मैं भाई नेता अभी ऐसा विचार नहीं है। केवल एक रोल था, जो रोल था मैं प्ले कर आया हूँ। अब बाकी मैं अपनी खेती बाड़ी में, अपने जानवरों में मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ। अच्छा, आपने एक बात करी जानवरों की, इसी बात पे हम बात करते हैं, हमने बात करनी भी थी। आपने अभी एक बहुत बड़ी गौशाला जो आपने ओपन करी है और कई गाय उसमें, आप एक सेवा के भाव से आपने इसको खोला, क्योंकि आप एक फार्मर फैमिली से भी हैं पुराने। तो अब आपको जो डाउन टू अर्थ जिस नाम से जाना जाता है, क्योंकि फार्मर जो होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और खास करके जो ये गौ सेवा वाली बात करें, एक जो डेयरी फार्म की बात करें, तो ये वही कर सकता है जिसकी सोच वाकई में जीरो लेवल पे वर्क करने की हो। तो आपने ये जो नहीं तो आप बहुत बड़े पदों से रिटायर्ड हुए हैं, आप भी अपने एसी रूम वाली सुविधा को ले सकते थे, तो ये गौशाला का ख्याल कैसे आया सर? देखिए, मैं जब खेती करता था तो उस समय मेरे पास 65 गाय थी और गौ सेवा मुझे तभी से, बचपन से ही मिली हुई है। मैं जब नौकरी में गया तो मैं 65 गाय घर पे छोड़ के गया था। अच्छा। और पिताजी की मृत्यु के बाद जो है फिर गौशाला वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं बाजपुर में मैंने पहली गाय ली और आज मेरे पास 7 जानवर हैं, 1 बकरी है, 10 मुर्गियां हैं। अरे वाह। और मैं उनकी सेवा में 7 बजे पहुंच जाता हूं सुबह। मुझे 2-3 घंटे उसमें लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक संतुष्टि होती है। एक नंदी है मेरा, जो मेरा दोस्त है, बहुत प्यार करता है मुझसे। एक जो संतुष्टि मैंने कहा ना, उसका कोई मोल ही नहीं और उसको मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे बस का है और ना मेरे पास लफ्ज़ हैं। और मैं उन गायों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली,
इसके लिए हम आपसे खुद से एक वादा करते हैं, जो आपका नंदी मित्र है। क्योंकि ये जो मित्र वर्ड है, जानवर के साथ एक दोस्ती, क्योंकि आपका जानवरों के प्रति प्यार हमेशा से देखा हमने, आपने हमेशा, क्योंकि जब जब हम आपसे मिले हैं या बहुत लोग मिलते हैं तो आपके यहाँ एक लेब्रा डॉग भी है और उसको भी आप अपने एक बच्चे की तरह पालते हैं। हम जरूर अगला जो पॉडकास्ट करेंगे आपकी गौशाला में करेंगे वहीं पर, और हम भी उस मित्र से मिलेंगे, क्योंकि जानवरों से प्यार वही कर सकता है जिसके दिल में एक फीलिंग हो इंसान के प्रति, गरीबों के प्रति, एक दया भाव जिसे बोलते हैं हम। तो हम अवश्य एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे। दूसरा, जरा हम जानना चाहेंगे पूरे कार्यकाल में कोई यादगार पल आपको, जो लम्हा ऐसा होता है बड़ा संघर्षशील भी कहें उसको हम, या लगता है कि यार जीवन में ना जब वो सोचते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी ऐसा कोई पल आया? कई बार आया, यूं लगा कि सामने मौत खड़ी है। लेकिन एक बार मुजफ्फरनगर में हमारे डीएम साहब से थे, श्री राजीव अग्रवाल साहब। इस समय वो गूगल में किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, भारत दिल्ली में कहीं, हाँ, नौकरी वीआरएस ले लिया उन्होंने। एक गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने हमें भेजा था और वहाँ ग्रामीणों से आमना सामना हो गया, आमने सामने गोली चली। एक वो, और एक बार जब हमने बनभूलपुरा का अतिक्रमण एक बार हटाया था, एक वो, 2 बार बिल्कुल सामने गोली चलना, आगजनी होना और सब चीज़ सामान्य हो जाना। बनभूलपुरा में तो उनको हटाया गया, फिर 3 दिन वहाँ लंगर भी लगाया गया। उस समय चूँकि हमारी औलख मैम थी, उनको गरीबों का, बच्चों का वो बिलखना नहीं देखा गया। तो ये हमारे, फिर उसके बाद साथ हमारी मानवता भी चलती है। कुंभ में एक संत से हमारी कुछ अनबन हो गई थी, तो मुझे सीएम साहब का सीधे फ़ोन आया था कि हरवीर तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं कुंभ चाहता हूँ। तो हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी काम है व्यवस्था को बनाना। अगर हमने उसको ईगो बना लिया तो फिर हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, साथ साथ हम ऐसी अव्यवस्था दे जाएंगे जो ताउम्र आपको जो है कठिनाई देगी, आपको दर्द देगी, आपको तो दे ही देगी और आगे समाज को भी देगी, और आपकी नौकरी में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी पैदा करेगी। इसलिए पेशेंस, और कई जगह आपको जीत के भी हारना पड़ता है। तो इसलिए ये नौकरी है, जीवन है। कई ऐसे दौर आएंगे, कई ऐसे पल आएंगे जहां आपको झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और आपको जो है एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर, अब एक ऐसे अधिकारी रहे हैं जिसको लोग मंच से आई लव यू, आई हेट यू, तमाम पता नहीं जो प्यार से आदमी आपको नाम से पुकार सकता था वो नाम से आपको पुकारता है। तो ये जो प्यार, क्योंकि देखिए ये पॉडकास्ट है, हम दिल की बातें करने के लिए ये सब बात करते हैं। ये जो इतना अधिकार आम जनता को अधिकारी के प्रति होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अधिकारी से लोग डरते हैं, जेब खाते हैं, या मतलब 1 to 1 जो काम होता तभी बात करते हैं। इतना जो आपस में समन्वय जो आप ये बिठाते हैं, इतना अधिकार मिल जाता है एक आम आदमी को भी कि आपको वो किसी भी नाम से आपको बात कर पाए, और बड़ी क्लियरिटी होती है उसमें। तो ये इसके पीछे सर क्या सोच रहती है, कैसे बैठता है? क्योंकि दूसरों के लिए भी प्रेरणा होना चाहिए अधिकारियों के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि अधिकारी से कोई नहीं डरता। वो एक पद की एक गरिमा होती है, गरिमा आज भी है, लेकिन फिर भी लोग एक डर रखते थे, वो जमाना चला गया। वास्तव में आज कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, या पीपीएस है, या अन्य किसी सेवा से आया हुआ, आज वो लोक सेवक बना है। आप देखते हैं आज डीएम्स को भी, आप बाढ़ में उतरे हुए, आपदा में कहीं काम पे लगे हुए, झगड़े में कहीं लोगों को समझाते हुए, अब वास्तव में लोक सेवक बना है। पहले घंटों जो है वो साबित कर दिया आपके दीपक राव सर। हाँ, इजिली अवेलेबिलिटी लगता है, इतने बड़े पद का अधिकारी, बड़े पद पे रहते हुए। हाँ। दिन भर, एक दिन मैंने ही समय मांगा तो मुझसे बोले 4:15 बजे आना, उससे पहले नहीं मिल पाऊँ। तो ये उनकी एक सोच है। वास्तव में लोक सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। सर, क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप पहाड़ पे भी रहे हैं,
जो पहाड़ का दर्द है, आज अधिकारी, बहुत अधिकारी ऊपर सिर्फ अपनी जॉब का एक जो कुछ पीरियड्स होता है, वो जो कहें कि सरकार के दबाव कहें, जो भी कहें, वो काटने जा रहा है, लेकिन पहाड़ का दर्द समझने वाले अधिकारी बहुत कम रह गए हैं। ये ऐसा क्योंकि पहाड़ इसीलिए पलायन भी कर रहा है। अगर अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो हो सकता है भाई सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, नेता तो सिर्फ आदेश देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों, क्योंकि आप पहाड़ में कई एरिया में, आपने बागेश्वर एसडीएम भी रहे बताया आपने, और भी तमाम कई शहरों में रहे पहाड़ के, तो पहाड़ में अधिकारी की क्या अलग से जिम्मेदारी हो जाती है जो तराई में नहीं होती है? देखिए, पलायन का रीजन जरूरी नहीं है कि मतलब अधिकारी वहाँ नहीं रह रहा है तो लोग पलायन कर रहे हैं। जो इस समय मनुष्य है वो सुविधा में जीने का आदी हो गया है। सबसे पहली बात, उसको मेडिकल सुविधा चाहिए। नंबर 2, उसको शिक्षा चाहिए उसके बच्चों को। जो स्कूल आपको हल्द्वानी या रुद्रपुर या देहरादून, हरिद्वार, प्लेन्स में मिल जाएंगे, वो शिक्षा आपको पहाड़ पे नहीं मिल पाएगी। जो मेडिकल सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी वो पहाड़ पे अभी नहीं हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत, जब मैं बागेश्वर कपकोट में था तब और अब में बहुत अंतर हो गया। काफ़ी सुविधाएं, जब से हमारा प्रदेश बना है, सुविधाएं ये सब आ गई हैं। लेकिन अगर अधिकारियों का चार्ट बना दिया जाए कि उन्हें अपने पूरे कार्यकाल में इतने वर्ष पहाड़ पे रहना ही है, उनकी बाध्यता कर दी जाए, तब वो तो हो जाएगा कि अधिकारी तो वहाँ चला जाएगा। लेकिन पलायन के लिए आप लोगों की मानसिकता को या लोगों की सोच को उतनी जल्दी से आप बदल नहीं पाएंगे जब तक कि आप सारी सुविधाओं को आप वहाँ न दे पाएं। सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आप बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं और बहुत ग्राउंडली सब चीज़ों को समझते हैं। यूथ के लिए जो सर इस समय चल रहा है, यूथ के साथ साथ यूथ तो नशे में जा ही रहा है, पूरे हम देखें हर जगह कहीं ना कहीं यूथ नशे का शिकार हो रहा है। साथ में फैमिली में भी अगर हम देखें, लोगों के परिवारों में जो दूरियां बढ़ रही हैं किसी न किसी कारणवश जो भी है, आप एक यूथ को एक संदेश देने के लिए हम चाहते हैं कि आप अनुभव से, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, एक संदेश के रूप में भी हो और एक दिशा भी मिले, थोड़ा इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ना चाहिए, लेकिन हमेशा जो है अच्छाइयों को अडॉप्ट करना चाहिए, किसी की बुराई को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे देश भारत की सभ्यता को अपनाना चाहते हैं और हम विदेशी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं। और आप जानते ही हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया संचार का प्रचार प्रसार बढ़ा है, उसके साथ साथ कुरीतियाँ भी आई हैं। चाहे आप रील्स ले लीजिए, लोगों को रत्ती भर परवाह नहीं समाज की, संस्कृति की, परिवार की, रीति रिवाज की, रहन सहन की, हमारे परिधानों की। पति पत्नी भी ऐसे ऐसे रील्स बना रहे हैं जो आप परिवार में बैठ के नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कमेंट्स भी बुरे बुरे लोग करते हैं, उसके बाद भी उन पर रत्ती भर असर नहीं है, क्योंकि पैसे का प्रभाव। और लोग ये नहीं जानते कि रील्स का पैसा एक सीमा तक आता है, उसके बाद रील्स देखना भी लोग बंद कर देते हैं। गंदगी कुछ भी हो वो थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद फिर आदमी अच्छे की ओर ही जाता है। तो इसलिए मैं युवा साथियों से यही कहूँगा, एक तो नशे में भी खास करके जो हमारे जो चरस है, अफीम, जैसे पंजाबी में तो चिट्टा नशा कहते हैं, तो उस नशे से बचिए, क्योंकि नशा एक बार लग गया तो फिर वो छूटता नहीं। नशा करिए, आगे बढ़ने का नशा करिए, पढ़ने का नशा करिए, खेलने का नशा करिए, जज्बे का नशा करिए, देश का नशा करिए, विदेश जाने का नशा करिए। नशे बहुत हैं, अच्छा नशा करिए, परिवार को आगे बढ़ाने का नशा करिए, लेकिन वो नशा जो आपको डुबो दे, आपके परिवार को डुबो दे, आपके समाज को डुबो दे और आपको देश को डुबो दे, ऐसा नशा कभी मत करिए। सर, आप अंतिम में, आप बहुत कम लोग जानते हैं, आप एक अच्छे लोक गायक भी हैं, सिंगर भी हैं, आपने कई मंचों पे जो है मंच साझा करा है,
तो मैं एक अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी, कुछ एक छोटे से कुछ बोल, क्योंकि आप जबरदस्त गाते हैं। बस ठीक। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। चलिए, आज हमने बात करी और बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं और लोकप्रिय, मैंने जैसे बताया, नेता तो होते हैं, अधिकारी भी लोकप्रिय रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इस रिटायरमेंट के बाद जो एंजॉय वाली जो लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है, जनता को लगता है कि अगर आप 2027 में अगर दावेदारी करते हैं तो जनता के सेवक के रूप में आप कार्य करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। इतना आसान नहीं है राजनीति, जितना आप समझते हैं। यहाँ बैठ के बात कर लेना आसान है, राजनीति बहुत ही मेहनत और कांटों भरा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।